हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं, प्लस हम पार्शियल प्रेशर जो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो गैसियस एक्सचेंज है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये दोनों जो हैं ये मेनली जो इनकी साइट है जहाँ पे एक्सचेंज होता है वो कौन सी प्राइमरी साइट कौन सी है, वो है एल्विलाई। प्राइमरी साइट है एल्विलाई। उसके बाद ये एक्सचेंज और कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है और टिश्यू में, यानी यहाँ पर भी जो है ये इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज देखने को मिलेगा। अब ये जो एक्सचेंज होगा इन दोनों का, ये किसके ऊपर बेस है, ये है प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर बेस, यानी प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर बेस जो है, जहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, डिफ्यूजन अप्लाई करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन हमें पता है जिसका जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वो ज़्यादा से लो प्रेशर में मूव करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से ऑक्सीजन जहाँ पे उसका कम प्रेशर होगा वहाँ मूव करेगी। ठीक है, सेम केस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से लो प्रेशर में मूव करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफ्यूजन है उसका जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी इन दोनों गैसेस में जो भी गैस ज़्यादा सॉल्युबल है वो उतनी ही फास्ट डिफ्यूज़ होगी और जो लेस सॉल्युबल होगी वो थोड़ी देर में डिफ्यूज़ करेगी। साथ में ही मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, यहाँ पर हम कौन सी मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, 3 मेम्ब्रेन्स जो हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो उन मेम्ब्रेन्स की जो थिकनेस होती है वो भी अफेक्ट करती है, यानी अगर कोई मेम्ब्रेन एकदम पतली सी है, ठीक है, तो वो आराम से जो है उससे डिफ्यूजन हो जाएगी। बट अगर एक बहुत मोटी मेम्ब्रेन है, एक बहुत ही मोटी सी मेम्ब्रेन है, तो डिफ्यूजन जो होगी उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। अब यहाँ पे हमसे बात हो रही है किसके बारे में, पार्शियल प्रेशर। तो क्या होता है पार्शियल प्रेशर, प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस, यानी एक सिंगल गैस जो है वो कितना प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूट करेगी किसमें, मिक्सचर ऑफ गैसेज में, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मान ले रहे हैं 2 गैसेस हैं, ठीक है, इन दोनों गैसेस का मिक्सचर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, दोनों गैसेस इस कंटेनर में प्रेजेंट है। एक गैस को नाम दे रहे हैं हम P1 और दूसरी गैस को हम नाम दे रहे हैं P2। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों गैसेस जो हैं यानी P1 गैस जो है इसका भी कुछ प्रेशर इस कंटेनर की वॉल पे लगेगा और P2 का भी कुछ प्रेशर इस कंटेनर की वॉल पे लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे P1 जो है इसका प्रेशर जो है जो इस वॉल पे लग रहा है वो कितना है, वो 10 है, और P2 का कितना है, वो है 20। अब देखो दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल गैस जो है वो इस टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी P1 का जो है वो 10 प्रेशर है, ठीक है, और वो टोटल प्रेशर है 30, तो उसमें से P1 का प्रेशर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो वही हम उसी को बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, यानी इंडिविजुअल गैस टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो 10 कंट्रीब्यूट कर रही है। P2 कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 30 में से 20 कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पर हम 2 ही गैसेस के बारे में बात करें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, PO2 और PCO2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर दिया है, उसमें हमें पाथ भी समझ में आएगा और किसका क्या पार्शियल प्रेशर होता है कहाँ पे, वो हम देखेंगे। तो देखो इन दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो इस टेबल में दिया है। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये लाइन दी है ऑक्सीजन के बारे में, क्या बोल रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो ऑक्सीजन का वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, एल्विलाई में, मतलब सबसे ज़्यादा तो एटमॉस्फेयर में होगा, उसके बाद एल्विलाई में, फिर ब्लड, और फिर ब्लड से सबसे कम कहाँ होगा, टिश्यू में होगा, और इसके जस्ट अपोजिट होगा वो किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑक्सीजन का तो क्या होगा, फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू होगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फ्रॉम टिश्यू टू एल्विलाई जाएगी, बीच में ब्लड भी तो आएगा। ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना है, मतलब कहने का कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, वो होगी टिश्यू में, ठीक है, फिर वो ब्लड में, और फिर ब्लड से वो सबसे कम कहाँ होगी, एल्विलाई में होगी, और एल्विलाई के बाद वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, वहाँ सबसे ज़्यादा कम होगा उसका प्रेशर। ठीक है, अब ये टेबल में हमें वैल्यू दी है, ये हमें ध्यान रखनी है। देखो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर में, 159, एल्विलाई में कितना है, 104, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा, कितना होगा, 90,
और सबसे कम हमें 2 जगह देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो जो वैल्यू है वो सबसे कम की वो 40 और 40 से नीचे कहीं नहीं है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू, यहाँ पर जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो सबसे कम है, वो है 40। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में 159, फिर उसके बाद एल्वुलाई में 104, सबसे कम 40 किसमें, टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगी, एल्वुलाई में होगी, और एटमॉस्फेयर में 0.3 याद रख लो। बाकी एल्वुलाई में कितना है 40 हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है वो 40 हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी, यानी जो कहाँ होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में। तो टिश्यू में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है 45 से ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू नहीं है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। बाकी जो है एल्वुलाई में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी वैल्यू है 40 और फिर एटमॉस्फेयर में 0.3। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा, ये ईजी है, कोई टफ नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद जो है वो हम थोड़ा पाथ पढ़ते हैं, हम जो बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीजन का मूवमेंट फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू होगा, वो कैसे होगा, और ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का, ये अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखो ये जो डायग्राम है इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर इंस्पायर्ड एयर यानी इनहेल्ड एयर जो है, एटमॉस्फेयर में हमें पता है पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का कितना है, वो है 159 mmHg यूनिट है। ओके, अब यहाँ पे हमें पता है सिंपल डिफ्यूजन लग रहा है, तो मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगी, एल्वुलाई में जाएगी। एल्वुलाई में जाकर इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 104 mmHg इस समय पे है। हम ये भी सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात, सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना हो गया एल्वुलाई में, 104 mmHg होगा। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में था, वहाँ से वो डिफ्यूज़ होकर एल्वुलाई में आई, कितनी हुई 104 mmHg। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एल्वुलाई में इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो लगेगा। तो यहाँ पर अब ये कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। तो ब्लड में मूव करेगी ऑक्सीजन, पल्मोनरी वीन में यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होगी, तो हमें पता ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने अभी टेबल देखा कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, कितना प्रेशर हो जाएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 95 mmHg। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg। अब इसके बाद फिर सिस्टमिक आर्टरीज में जाएगी, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे भी इतना ही पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन का टारगेट क्या था, पाथ क्या था, फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू तक पहुँचना था, बीच में ब्लड था। ठीक है, तो अब ये फाइनली कहाँ पहुँचेगी, इसकी मेन साइट कौन सी है, इसको कहाँ जाना है, बॉडी टिश्यू। अब ये बॉडी टिश्यू में पहुँचेगी तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 40 mmHg। ठीक है, तो ये हमने अभी पढ़ा था, बॉडी टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का सबसे कम है, और सबसे कम वैल्यू कितनी है 40 mm। ठीक है, तो ये हमने पाथ देखा। एटमॉस्फेयर में 159, फिर उसके बाद वो एल्वुलाई में गई 104 हुआ, फिर उसके बाद पल्मोनरी वीन जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड और हो गया इसका पार्शियल प्रेशर 95, फिर सिस्टमिक आर्टरीज वहाँ पे भी 95, फिर उसके बाद फाइनली वो बॉडी टिश्यू में पहुँची जहाँ पे 40 mmHg। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, 45 होता है। कहाँ होता है, टिश्यू में होता है। ठीक है, टिश्यू में होता है। 45 mmHg से ज़्यादा जो है वो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर भी सिंपल डिफ्यूज़न लगेगा, तो ये कहाँ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव होगी, फ्रॉम टिश्यू टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, यानी सिस्टमिक वीन्स में जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पर भी होगा 45 mmHg, और ऑक्सीजन का 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम होगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ से ये होते हुए राइट एट्रियम में जाकर खुलेगा। ठीक है, ये ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी, जहाँ पर वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यानी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का फिर से 40 रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का 45 हो जाएगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू, और हम कह सकते हैं फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वुलाई। ठीक है, तो एल्वुलाई में जाएगा, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, सबसे कम कितना है वो 40। ठीक है, जैसे टिश्यू में कितना था ऑक्सीजन का 40, ऐसे ही एल्वुलाई में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 40 प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी, जहाँ पे उसका प्रेशर कितना है 0.3।
ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का हमें पाथ ध्यान रखना है, कैसे एल्वेलाई टू टिश्यू जो है उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या रहेगा, और कैसे फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई जो है वो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहेगा। ठीक है, ये हम या तो इस चार्ट से भी देख लो या टेबल से देख लो, जैसे आसान लगता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। हमने भी बात करी है 3 मेम्ब्रेन्स की जो थिकनेस है, यानी हम बोलते हैं ना थिकनेस जो होती है मेम्ब्रेन्स की, उसके ऊपर भी जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अब हम वो 3 मेम्ब्रेन्स के क्या क्या नाम है, कौन सी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, हम यहाँ पर जो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे उसमें से हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जो देखो सॉल्युबिलिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो ज़्यादा होती है, लगभग 20 to 25 टाइम्स हायर होती है ऑक्सीजन से। अब यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आसानी से सॉल्युबल हो जाएगी, तो इसका मतलब उसका डिफ्यूजन भी जो है वो उतनी ही आसानी से, क्योंकि जितनी आसानी से वो सॉल्युबल होगी उतनी आसानी से वो डिफ्यूज़ कर जाएगी। तो डिफ्यूजन जो है वो किसका ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे 3 लेयर्स होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। कौन कौन सी? पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल सेल की लेयर बनी है, ये एक सेल ऐसे सिंगल सेल की एक पतली सी लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं काफ़ी थिन लेयर है। इसकी बनी होती है ये स्क्वैमस सेल्स की। तो ये कैसी है? एपिथेलियम लेयर है थिन स्क्वैमस सेल्स की। ठीक है, पहली लेयर आ गई है। ठीक है, उसके बाद येलो कलर का ये जो सब्सटेंस है हम इसको बोल रहे हैं बेसमेंट सब्सटेंस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद ये हम क्या कह रहे हैं, ये कैपिलरीज हैं। किसकी बनी है? ये एंडोथीलियम की लेयर है। ठीक है, एंडोथीलियम की, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं। और बीच में हमें आरबीसी देखने को मिलते हैं, रेड ब्लड सेल्स देख। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 लेयर्स के बारे में बात करी। पहली जो थी वो थिन स्क्वैमस सेल्स की लेयर थी, उसके बाद दूसरी जो थी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी और बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरी एंडोथीलियम सेल्स की लेयर थी। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर ये जो तीनों लेयर्स हैं इनकी थिकनेस जो है ना वो 1 मिलीमीटर से भी कम है, तो यानी डिफ्यूजन काफ़ी आराम से हो जाएगा। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं ऑक्सीजन के डिफ्यूजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन के, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई बहुत ही फेवरेबल है। ठीक है, तो ये हमने आज देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेज आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज।